अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जहां हुकूमत दबाव महसूस कर रही है तो वहीं तहरीक इंसाफ भी उलझनों में घिरी दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ अब तक हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज में नाकामी का मुंह ही देखती आ रही है। यहां तक कि ऑपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए भी तहरीक इंसाफ फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाफ ऑपोजिशन अलायंस इब्तिदा में ही इख्तलाफात का शिकार हो चुका, क्योंकि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI इस वक्त खुद इख्तलाफात की जद में है। ज़राए का कहना है कि असद कैसर के अलायंस को लीड करने पर अली अमीन गंडापुर ग्रुप को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के इन्हीं इख्तलाफात के बायस JUIFA ने ताहाल इत्तेहाद में शमूलियत की हामी नहीं भरी और ज़राए के मुताबिक असद कैसर के सिंध की सियासी जमातों से राब्ते पर अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकातों का फैसला किया। यानी अब सवाल ये उठ रहा है कि PTI जो अपोजिशन के इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। ऐसे में वो कैसे मजबूत इत्तेहाद दे सकती है? और यहाँ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि अली अमीन गंडापुर से तो सूबाई सदारत का ओहदा इसलिए लिया गया था कि वो अपनी सूबाई हुकूमत पर फोकस कर सके, और दूसरा पहलू उनको ओहदे से हटाने का ये था क्योंकि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे। वो बैकडोर राब्तों में कोई ब्रेक थ्रू नहीं ला सके थे, ना ही वो बानी PTI को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो सके। इसलिए उन्हें मशकूक सियासी किरदार की वजह से सियासी मामलात से दूर किया गया। अब इनको सूबाई सदारत के ओहदे से अलग करने की चाहे जो भी वजह हो, लेकिन बात हकीकत है कि बानी PTI की हिदायत पर जुनैद अकबर को उनके मुतबादिल लाया गया। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी PTI की हिदायत को पसे पुश डालकर सियासी मामलात में अपनी मुदाखलत को बढ़ा रहे हैं। अब जाहिर है अगर बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर ही को ऑपोजिशन इत्तेहाद को लीड करने की जिम्मेदारी देनी होती तो वो फिर असद कैसर को इत्तेहाद की इजाज़त नहीं देते। लेकिन इत्तलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस इत्तेहाद को खुद लीड करना चाहते हैं, इसलिए वो अलहदा से ऑपोजिशन जमातों से मेल मुलाकातें करना चाहते हैं। अब PTI के इन इख्तलाफात से तो कुछ मस्बत पैगाम नहीं जाएगा। ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी यही महसूस करेंगी कि एक ऐसी जमात जिसके अंदर खुद तकसीम है वो मौसर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस कैसे बनाएगी। लेकिन फैसल चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम जमातों ने बानी PTI की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और ये इत्तेहाद बानी PTI की क़यादत में आगे बढ़ेगा। इत्तेहाद तो तब आगे बढ़ेगा जब दूसरी बड़ी ऑपोजिशन जमात JUIFA ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होगी, क्योंकि PTI के इख्तलाफात JUIFA को फासले पर रखने पर मजबूर कर रहे हैं। और इसमें यह भी इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर पर लगता है कि वो JUIFA और PTI में फासले बढ़ा रहे हैं। जैसा कि शेर अफजल मरवत जो अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी समझे जाते हैं, अली अमीन गंडापुर ने भी शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मुखालिफत की थी। यानी अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत एक ही ग्रुप आते हैं और अब शेर अफजल मरवत मौलाना फजल रहमान पर बराह रास्त तनकीदी हमले करते हुए दिखाई देता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे सोच समझकर PTI का एक ग्रुप इत्तेहाद को सबूताज करना चाहता है, इसलिए JUIFA की मुखालिफत में आवाज़ उठाई जा रही है। अब JUIFA का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, रिजर्वेशंस है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने में इसलिए सोचने पर मजबूर है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में भी कोई वादा वफा नहीं किया है। 26वीं आईनी तरमीम से जो मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट जो है वो लेती रही है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का मामला हो या दीगर उमूर हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस इत्तेहाद को लेकर JUIFA के भी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं। और ज़ाहिर है कि KP का जो फ्रंट है उस पर दोनों की सियासत जुड़ी हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, या बानी PTI की इस वक्त सियासत का महवर मरकज़ भी खैबर पख्तूनख्वा है। तो ऐसे में मिनिमम कॉमन एजेंडा इन दोनों के दरमियान क्या होगा? लेकिन उससे भी बढ़कर सवाल यह है कि सारा का सारा फोकस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यानी ऑपोजिशन की बड़ी जमात का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पे है। तो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस कब बनेगा और किस तरह मुमकिन हो सकेगा अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद इन द ऑपोजिशन पार्टीज ही नहीं होंगे, पर्टिकुलरली JUIFA और फिर दीगर जो छोटी ऑपोजिशन की जमातें हैं। ये सवाल अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद है। हमारे प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने यह कहा था कि 15 रोज़ हो गए, हमने कुछ अपने जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए गए, लेकिन उस पर कोई मस्बत जवाब नहीं मिला है, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये मामला भी ज़ाहिर है JUIFA को तशवीश में मुब्तला किए हुए है। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट इस वक्त ख़बरों में है, क्योंकि वो बराह रास्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। पशीन में उनकी जीती हुई जो नशस्तें उनको कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की जो प्रोडक्ट है। तो आपको लगता है कि इस तरह की तनकीद से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बनने में कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब को तो पार्टी से निकाला गया है। अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो पार्टी का स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है ना। जब तक वो दोबारा पार्टी में इन नहीं होते या उनको शामिल नहीं किया जाता, उनको इजाज़त नहीं मिलती, उसके अलावा तो ठीक है वो पार्टी के MNA हैं, अभी तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। लेकिन ये कि
पार्टी की नुमाइंदगी हम नहीं कह सकते हैं उस वक्त कि वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बट स्टिल ही इज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू अली अमीन गंडापुर साहब। नहीं नहीं, देखिए हम ये बात नहीं होती है, सब सारे क्लोज हैं, लेकिन चूंकि उनको पार्टी से निकाला गया है, खान साहब ने निकाला है, तो जब तक वो उनको एंड नहीं करते हैं तो वो पार्टी की पॉलिसी तो नहीं हो सकती है ना पार्टी की नुमाइंदगी हो सकती है। मतलब ये तो पार्टी का डिसिप्लिन तो यही है ना। अब वो कुछ भी कहे, वो इस ज़मरे में नहीं आता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। बहरहाल जेयूआई के साथ जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी उस पर टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि फौरी तौर पे कोई वो हो जाएगा, लेकिन जाहिर है क्योंकि मौलाना साहब वैसे भी मुल्क से बाहर हैं, जब वो आएंगे बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे तो इत्तेफाक राय हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी स्टिल डिसाइड है और उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अलायंस है अपोजिशन का, वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी पेशरफ हो चुकी है। देखिए, कामरान मुर्जा साहब ने हमारी शो में कहा कि 15 रोज़ हो गए हमें अपने मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हुए, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मौलाना बेशक मुल्क से बाहर है, लेकिन जो बॉल है वो तो आपके कोर्ट में है। देखिए अब यहाँ पे हमसे तो पूरा पाकिस्तान छीन लिया गया है, हमारा मैंडेट छीना गया है, पंजाब से छीना गया है, इस्लामाबाद से छीना गया, सबके सामने है। और उसमें केपी की गवर्नमेंट हमारे हाथ में आई है और वो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब हमें तो किसी ने जितवाया नहीं है ना, क्योंकि सबको पता है कि हमारे खिलाफ थे सब कुछ। इलेक्शन कमीशन से लेके आरओ से लेके जितने लोग थे जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे वो तो सारे हमारे खिलाफ थे। तो इसका मतलब है कि हमने तो नहीं किया ना कि हम पे कोई इल्ज़ाम लगा, लेकिन हम अगर ये भी अगर ठीक भी है तो सिर्फ हम इसलिए कि जी हमसे मुतालबा किया जा रहा है और चलो जी खोल दें, हल्के खोल दें, बिल्कुल खोल दें, हल्कों में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि जी इसको साबित करना, ये कैसे साबित होगा कि हमने मैंडेट चोरी किया है? ये कैसे साबित होगा? मतलब हम इस पे क्या जवाब दें उनको? हल्के खाली करके दे दें, दोबारा इलेक्शन करा दें, मतलब क्या हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है ना। नहीं, यही मुतालबा तो आपके सेंटर पे मरकजी हुकूमत से भी है ना शौकत यूसुफजई साहब। नहीं, हमारे तो है, तो वो तो देखे ना, वो इसलिए है कि वो भी हमारे आपको यही खिलाफ जवाब दे देंगे। कमीशन नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ था, सबको पता है। जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली कुव्वतें थी वो हमारे खिलाफ थी, सबको पता है। तो जब हमें कंपेन नहीं करने दिया गया, हमें बहुत सारी चीजों से गुजारा गया। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि एक चीज का जो मुतालबा कर रही है जेयूआई कि जी फ्रेश इलेक्शन हो जाए, तो इससे तो किसी को इनकार नहीं है। अगर नए इंतखाबात की बात करते हैं तो बाकी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं तो हम भी रेडी हैं। हम तो इनकार नहीं कर रहे कि जी हम कहें कि नहीं इलेक्शन ना हो। हम तो खुद चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन उसकी तो सूरत जो क्या होगी? आप हुकूमत पे दबाव कैसे बढ़ाएंगे कि हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ चली जाए? देखिए, अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि सिर्फ हमने उनका मैंडेट चोरी किया और उनके साथ मतलब ये कि आवाम ने उनको वोट दिया, हमने लिया है, तो वो तरीका भी बता दें कि हमने कैसे लिया है। क्योंकि हमारे लोग तो सारे, आपको भी पता है कि हमारे लोग तो कंपेन नहीं कर सकते थे। तो मैंडेट चुराने के लिए हम कहाँ से लोगों को लेकर आए, क्या हुआ, कोई मैकेनिज्म तो बता देना हमें। जिस तरह हमारे साथ हुआ है वो तो सामने है। ये 45 की छोड़ के 47 करके वो करा दिया। अब अगर देखे ना, अगर ये समझते हैं कि हमें भी 47 करके जितवाया गया तो बता दे, कोई हल्का बता दे। अब देखिए यूसुफजई साहब, ये तो आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिफरेंसेस है ना, लेकिन फ्रॉम विद इन द पार्टी जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे जरा सी खबर भी सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो ग्रुप है वो इस पर अपने रिजर्वेशंस और कंसर्न शो करता है कि असद कैसर साहब मेल मुलाकातों को लीड क्यों कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ये सिंध में जो वफ्द गया और मुलाकातें हुई, असद कैसर साहब उसको क्यों लीड कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने कंसर्न्स हैं। तो अगर इस तरह के कंसर्न्स होंगे तो विद इन द पार्टी जाहिर है जो ऑपोजिशन जमातें वो भी कहेंगी कि अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें आप। नहीं, देखिए पार्टी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पार्टी के अंदरूनी बातें होती हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इख्तिलाफात है, मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि वो सारा दिन जितने भी लीडरशिप है एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये तो बाहर मीडिया के ऊपर जो चीजें मैं देख रहा हूँ मुझे खुद हंसी आती है बाज़ औक़ात। अच्छा, एक इंडिविजुअल केस के ऊपर उसको लेके कि जी पूरी पार्टी को डिवाइड करना, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, ये कि उसका जवाब क्या बनाते हैं कि जी इनसे सदारत ली गई, सूबाई सदारत ली गई अली अमीन गंडापुर साहब से। तो सूबाई सदारत तो फुल टाइम वैसे भी तो सदर होना चाहिए ना पार्टी का, और फुल टाइम सीएम होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है और ये उनकी मुशावरत से हुआ है। तो जब उनके मुशावरत से हुआ है, फिर जुनैद अकबर जैसे वर्कर को लेकर आए हैं,
तो इसमें डिफरेंसेस की कौन सी बात है? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कहाँ डिफरेंसेस है। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो वज़ीर आला है। जुनैद अकबर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो सूबे के सदर हैं। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो चेयरमैन है पार्टी के। तो कहाँ पे इशू है? सर, गंडापुर ग्रुप अपनी जगह पर है, जुनैद अकबर खान ग्रुप अपनी जगह पर है, असद कैसर साहब अपनी जगह पर मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो धड़ेबंदी ग्रुप बंदी तो विद इन द पार्टी है, आप लाख इनकार कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब हमारी कोर कमेटी है, फिर सियासी कमेटी बनी है, सियासी कमेटी को कौन लीड कर रहा है? असद कैसर ही लीड कर रहा है ना। अब देखें, इख्तिलाफात हमारे भी हैं, अंदरूनी जो होता है ना। सपोज मेरी किसी के साथ नहीं लगती या मेरी उसके साथ नहीं लगती या तो ये तो कोई वो नहीं है कि जी पार्टी उससे सफर हो रही है। एक इंडिविजुअल केसेस एक दो हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग की जो बात है, ये मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं। वो अपना जब भी पार्टी का इशू होता है या पार्टी की मीटिंग होती है, वो सारे मौजूद होते हैं। तो ग्रुपिंग तो उस सूरत में हो ना कि वो एक तरफ खड़े हो जाए कि जी हमने ये नहीं मानना है। तो ऐसा तो कोई नहीं हुआ है कि इमरान खान ने कोई बात कही और यहाँ उस पर डिवीजन आई हो कि एक ग्रुप कहता है मैं मानता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मानता हूँ। सारे इमरान खान के साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि ग्रुप बंदी है या उससे कोई नुकसान हो रहा है पार्टी को। आज भी शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, बानी पीटीआई को लेके डेथ सेल में रखा गया है और ये सब मामला है। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि अब तक अगर ग्रुपिंग भी नहीं है, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है, तो मिल के बानी पीटीआई को तो रिहा नहीं करा सके आप। तो हम क्या करें? अब आपका क्या ख्याल है कि डंडे और असला उठा के कहीं अटैक कर लें? कोई हिकमत तो अमली नहीं है यूसुफ सही साहब आपके? नहीं, हिकमत अमली तो देखे ना, कोर्ट की केसेस हैं, वो जिस तरीके से डिले हो रहे हैं, जिस तरीके से वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो दुनिया में जो हमारा अदालती निज़ाम है वो कौन से नंबर पे है? इंसाफ कहाँ है? इंसाफ कहाँ है इस मुल्क में? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? और जमहूरियत कहाँ है? ह्यूमन राइट्स कहाँ है? तो ये तो आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझसे कि जब ये तब आपका सवाल होता है, और आपका सवाल जेन्युइन भी है, लेकिन ये उस वक्त ज्यादा मजा आता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होती, पार्लियामेंट के बालादस्ती होती, रूल ऑफ लॉ सर, होता। यही तो मैं कह रहा हूं कि जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ को स्टोर करने के लिए, बेहतर करने के लिए अभी तक क्या किया ऑपोजिशन ने? नहीं, हमने देखिए अपने तौर पे तो हमने बहुत कोशिशें की हैं। अब वो कामयाब होता है नहीं होता है, अब ये तो जाहिर है, हम तो जाके ताला तो नहीं खोल सकते हैं जबरदस्ती। हम देखिए प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, और ये है प्रेशर जो हुकूमत को इतना आवाज बाख्ता किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी महंगाई 23.1 से 1.5 पे आ गई। अब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कि मैं कहता हूँ रमजान का जो झूठ है ना, वो तो झूठ भी एक नेकी करते हो तो वो 73 नेकियों के बराबर होता है। तो अभी झूठ जो बोल रहे हैं, पता नहीं इसका कितना होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि 23.1 से 1.5 पे महंगाई अगर कम हो गई है, तो फिर आवाम को सस्ती चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं? उसी तरह आटा, उसी तरह चावल, उसी तरह घी, उसी तरह दालें, ये महंगाई कहाँ खत्म हुई है? कोई जगह तो बता दे, कोई रायमंड के इर्द गिर्द खत्म हुई है या पूरे पाकिस्तान में खत्म हुई है? कहाँ खत्म हुई है? हुकूमत तो पोस्ट कर रही है, खासी कॉन्फिडेंट है। आपको लगता है कि हुकूमत की सफ़ों में भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है? ये जो मुशीरों की और वजीरों की फौज जफर मौज है, काबीना के अंदर तोसी हो रही है, ये कॉन्फिडेंस की अलामत है या आपको लगता है कि परेशानी है? नहीं सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? जब भी देखें, जब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने की तरफ जब पेशरफ्त होती है और थोड़ा भी एक्टिविटी नजर आ जाती है, तो ये फौरन अपने लोगों से रब्ता करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली एक पेल्डाट की रिपोर्ट भी आई है कि जो पिछली असम्बली थी उसमें हाजिरी होती थी। इस असम्बली के अंदर अपने लोग, पीएमएलएन के अपने लोग जो है ना, वो नहीं आते और रोजाना कोरम का इशू उठता है। तो वो क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो मायूस हैं। वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे अपने हुकूमत से, और आप देख रहे हैं कि इनके पास इतने लोग नहीं है। अपने इनका इख्तियार देखें कि परवेज खटक साहब को इन्होंने वजीर ले लिया है, और ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका तजुर्बा है, उन तजुर्बे से हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो अभी तक उन पे क्या क्या इल्जामात लग रहे थे, ये भी आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास इख्तियार नहीं है। अब वजीर दाखिला इनका अपना नहीं है, अब परवेज खटक साहब इनके अपने नहीं है, लेकिन मजबूरन इनको लेना पड़ रहा है और अच्छे अच्छे ओहदे देने पड़ेंगे इनको। तो बस देखिए, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो हमारा जो हादसात हो रहा है हमारे बलूचिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारा जो
सूबा जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, वहां से जो कुछ हो रहा है इस पे जो खामोशी है। हुकूमत से भी जानते हैं ना कि क्या वजह है कि उनकी सफ़ों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, ये कलमदान क्यों तब्दील किए जा रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है यूसुफ जई साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। MQM भी कंसर्न्स शो कर रही है, खुद राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा ना हुआ तो फिर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस लेके आएंगे कि हुकूमती सफ़ों में बौखलाहट क्यों। ब्रेक लेते हैं। सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता, हवाओं का रुख किसकी सियासत जो है उसका दिया बुझा दे, किसकी सियासत का बाब ख़त्म कर दे, इसकी कुछ खबर नहीं होती। इन दिनों PTI की सियासत का दिया बुझता हुआ नजर आता है, जिसको बुझने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ हाथ पांव मार रही है, जिसका बज़ाहिर तो ये मतलब हुआ कि हुकूमत के वजूद को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत गूमगू का शिकार नजर आती है। हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मईशत के अदम इस्तेहकाम की वजह से हो सकता है, लेकिन हुकूमत का यह दावा है कि मईशत दुरुस्त सब पर गामजन है, महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद IMF से मामला डील नहीं हो पा रहे। गो कि IMF वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है और IMF वफ्द अपनी तमाम शराइत पर हुकूमत की कारकर्दगी देखने के बाद ही $1.1 अरब की इमदाद जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। यानी अभी IMF से भी हमारे मामला दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा हुकूमत की अपनी सफ़ों में बेयकीनी है। वफाकी काबीना में कमी के दावे करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब काबीना में तोसी कर रहे हैं, जिससे हुकूमत के अपने नाराज़ हैं, तो वहीं इत्तेहादी भी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। इसके अलावा हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ अपने मज़ामती बयानिए की वजह से निज़ाम के लिए ख़तरा पैदा कर रही है। यही वजह है कि ऐसा तासुर उभर रहा है कि हुकूमत खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है। पहले वज़ीर आज़म ने अपने वसवसों का इजहार किया और अब भी हुकूमत इन वसवसों का इजहार कर रही है। जैसा कि राना सनाउल्लाह मानी खेज बयान देते हुए कहते हैं कि अब अगर दोबारा कोई 12 अगस्त ना हुआ तो मुल्क 2 साल में माशी बहरान से निजात हासिल कर लेगा। इस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ, अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल कर। जो हमारे मसल्ला अफवाज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इस वक्त इदारों का फोकस दहशतगर्दी के खात्मे और मईशत की बेहतरी में है, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट खासा मानी खेज है और इदारे खुद को सियासत से अलग रखने का दावा भी कर रहे हैं। और 12 अक्टूबर से रेफ़र करना मामला ये यकीनन ये बताता है कि हुकूमत ये ख़तरा तो महसूस कर रही है कि वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हो सकती है। गैर यकीनियत हुकूमत की सफ़ों में भी है। उसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी भी इस गैर यकीनी का और इस मुश्किल का और इस दिक्कत का इजहार करते हैं। जैसा कि ख़ुद खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि किसको काबीना में शामिल करना है। अगर MK हो रहा है तो हमें तो ये भी नहीं पता, यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब को वजारत मिली, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको वजारत मिलने जा रही है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट 12 अक्टूबर से रेफ़र कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर वाला मामला अगर ना हुआ तो मुल्क की मईशत ऑन ट्रैक आ गई है, जो है इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, मामलात खासे बेहतर हो जाएंगे। ये हवाला उन्हें क्यों देना पड़ा? और पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि 1-2 साल में अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हुकूमत को खतरा महसूस कर रही है 12 अक्टूबर वाला? ये बहुत शुक्रिया। जो अभी तक की सियासी सूरत हाल है उसके अंदर हमारे सामने एक सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि इस वक्त सिस्टम स्टक है। ये बात दुरुस्त है कि इकोनॉमी के महाज के ऊपर हुकूमत बेहतरी की कोशिश कर रही है, बाकी भी उन्होंने आईनी तरामीम की है, लेकिन सिस्टम इसलिए स्टक है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो सवालात पैदा हुए उनका जवाब नहीं मिल रहा। ये बात तो दुरुस्त है कि आप यानी कि रियासत अपनी अथॉरिटी के साथ, अपनी ताकत के साथ इन चीजों को हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से या जिस तरीके से उसे हैंडल किया जाना चाहिए था उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि आप हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज से भी रोक सकती है, जिसका उन्होंने बंदोबस्त किया, असेंबली के अंदर भी उनके पास अक्सरियत है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था उसके ऊपर जो सवालात पैदा हुए, तहरीक इंसाफ के मैंडेट के हवाले से जो सवालात पैदा हुए, फिर आईनी तरमीम के हवाले से जो सवालात पैदा हुए, वो सवालात वहीं के वहीं हैं, उनका जवाब नहीं मिल रहा। तो ये बात तो दुरुस्त है कि जब तक अवाम सड़कों पे नहीं होंगे हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब तक ये जवाब भी नहीं मिलेंगे उस वक्त तक एक गैर यकीनी की कैफियत जरूर रहेगी।
और उसका सबसे पहला निशाना जो है, मेरा ख्याल है, हुकूमत की बजाय, ऑपोजिशन के बजाय हुकूमत बनती है। और प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे पहले उसको खतरा होता है कि जी क्या अलायंस चेंज किया जाए, क्या नाम बदला जाए, क्या वज़ीर-ए-आज़म की जगह किसी और उम्मीदवार को आना चाहिए। तो ये ऑप्शंस फिर उसलिए डिस्कस होते हैं क्योंकि वो सिस्टम चल नहीं रहा होता। हमारे सामने ज़फ़रुल्लाह जमाली की एक मिसाल मौजूद है, इसी तरह हमारे सामने यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल मौजूद है, मियां नवाज शरीफ की पैनामा की मिसाल मौजूद है, इमरान खान साहब की अदम एतमाद की मिसाल मौजूद है कि असम्बली के अंदर आप तब्दीली ले आते नहीं, हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी सेशन हालात इस नौबत पे है कि शहबाज शरीफ साहब जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं, कंसर्न क्वार्टर्स के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर, बहुत खुशगवार है और वो भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं एटलीस्ट शहबाज साहब के साथ। तो उनके साथ आपको मुस्तक़बिल करीब में कुछ ऐसा सालेहा रूनुमा होता हुआ देख रहा है? जी, शहबाज शरीफ साहब के मामले में तो अभी तक ऐसी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। एक आध मामले पर, एक प्रॉपर्टी टाइकून के मामले पर कुछ इख्तलाफ हुआ था कि जिसकी वजह से थोड़े से मामलात बदमज़गी की तरफ जाने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, फिर उन चीजों को संभाल लिया गया। वो चीज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उसके अलावा शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे हम ये कह सकें या जिससे हम ये बता सकें कि जी कोई ऐसी दरार है कि जिसका फायदा तहरीक ठीक, तो इंसाफ अब उठा अभी लेगी। अभी शहबाज शरीफ साहब की काबीना में जो तौसीह हो रही है, वो आपको लगता है कि ये शहबाज साहब का ज़ाती फैसला है? जी, गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट को एक्सपेंड किया है, ये अपनी तरफ से एक तासुर दिया है कि अब हम कंफर्टेबल हैं और अब हम कुछ ना कुछ मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। और चूंकि अब हमारे ऊपर एक मुश्किल का दौर नहीं है, हमने एहतजाज से हैंडल कर लिया, तरमीम हो चुकी है, अदलिया का मसला नहीं है, साख्ती कवानीन जो बनाने थे वो बन चुके हैं, तो अब हम काबीना की तौसी इस चीज का मजहर है कि अब हमारे पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब हम इस कैबिनेट को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें बड़ी एक डिफरेंट और एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन इसलिए नजर आती है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है, अगर आप फेडरल मिनिस्टर्स को देखें, स्टेट मिनिस्टर्स को देखें, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कुछ 40 के करीब लोग बनते हैं। और हैरानकुन बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि उसके अंदर से सिर्फ 6 से 7 लोग जो है वो पंजाब के बाहर से हैं। और वो जो 7 लोग पंजाब से बाहर के हैं, उनमें से भी 4 लोग ऐसे हैं कि जो दूसरी पार्टी से हैं। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उसमें मुस्तफा कमाल हैं, उसके अंदर हमारे पास खालिद मगसी का नाम है। तो ये इनको देख के ये लगता है कि पीएमएलएन ने जो कॉम्पोजिशन बनाई है कैबिनेट की, उसके ऊपर भी सवालिया निशान होगा। क्या 90% या 80% जो कैबिनेट है, अगर वो पंजाब से होगी, तो फिर आप एक वफाक या एक वफाकी हुकूमत का जो तासुर देना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप ये तो समझते हैं कि ये कैबिनेट कॉम्पोजिशन भी पीएमएलएन ने बनाई है? क्योंकि पीएमएलएन के अपने भी नाराज हैं। इख्तियार वली साहब ये कहते हैं परवेज खटक को कैबिनेट में क्यों शामिल कर लिया, और बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं फ्रॉम विद इन द पीएमएलएन। तो आपको लगता है कि पीएमएलएन की ही बनाई हुई कॉम्पोजिशन है ये? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब हम एक आध नाम को तो डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह परवेज खटक हैं, पवन चौधरी हैं, ये वो नाम है कि जो डिस्कस किए जा सकते हैं। इसी तरह उससे पहले का नाम था या मोहम्मद औरंगजेब का नाम था। लेकिन जो बाकी नाम है उनमें हम ये देखते हैं कि लाहौर को एक दफा फिर जो है वो पजीराई मिली है, और लाहौर और उससे मुंसलिक जो अजला हैं उसमें से बहुत से लोगों को कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है। तो उससे ये पता चलता है कि पीएमएलएन ने शायद इस चीज को तरजीह दी है कि जो उनका स्ट्रांग होल्ड है या जो उनके वफादार हैं या जो उनके करीब रहने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। तो उन्होंने ये बात दुरुस्त है कि दूसरी तरफ से आने वाले नामों को भी एडजस्ट किया है, लेकिन लाहौर से और पंजाब से जो एक्सपेंशन में नाम आए हैं उसको देख के ये लगता है कि शायद वो जो वफाक का एक तासुर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो नहीं दिया। वो माजिद मुस्लिम निज़ामी लीग साहब, नून के आई एम नज़र सॉरी में टू नाकाम कट यू हियर, मुझे आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में दुनिया तकसीम दिखाई दे रही है। खुसूसी तौर पर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ जो रवैया रहा, उसके बाद अमरीकी सदर तनकीद की जद में है। यहाँ तक कि अमरीकी अवाम अमरीकी सदर और नायब सदर के खिलाफ यूक्रेनी सदर के साथ गैर मुनासिब सलूक पर सरापा एहतजाज है। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर के साथ सख्त तरीन रवैया अपनाते हुए उन्हें खबरदार करते हुए कहा था कि यूक्रेनी सदर तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, वो अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। अगर उन्होंने जंग बंद ना की
तो अमेरिका उनकी इमदाद बंद कर देगा। अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर में क्या तल्ख कलामी हुई। अब अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को वाज़े बता दिया है कि अमेरिका के बगैर वो इस जंग से नहीं निकल सकता, और अगर अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी तो यूक्रेन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अब यूक्रेनी सदर भी इस बात का एतराफ़ तो कर रहे हैं कि उन्हें इस जंग से निकलने के लिए अमेरिका की मदद दरकार है, लेकिन जाहिर है जो रवैया ट्रंप ने अपनाया उसके बाद यूक्रेनी सदर दूसरे ममालिक का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप से नाकाम मुलाकात के बाद बरतानिया के दौरे पर गए और ये दौरा उनके लिए कामयाब रहा, क्योंकि बरतानिया, फ्रांस और यूक्रेनी सदर को अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। जैसा कि लंदन में यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने मुनक्किद होने वाले अहम इजलास में यूक्रेन की हिमायत और सलामती के हवाले से जायजे के बाद ये तय पाया कि जब तक रूस यूक्रेन जंग जारी है, यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत और हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से पेश किए गए एक मंसूबे पर इत्तफाक किया, जिसे अमरीका के साथ ज़ेर बहस लाया जाएगा। बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अमरीका और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूरोप जो है, उसके माबैन भी एक वाज़ेह खलीज बनती जा रही है, जो इटसेल्फ अमरीका के लिए खासा तकलीफ दे हो सकता है मुस्तकबिल करीब में। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हुक्मरान जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो प्रोटोकॉल ना लेने के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी अशराफिया हो या फिर हुक्मरान वो प्रोटोकॉल को अव्वलीन तरजीह देते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि VIP शख्सियात ने जब जिस सड़क से गुजरना होता है वो सड़क आम शहरियों के लिए बंद कर दी जाती है, यानी प्रोटोकॉल हमारी अशराफिया में रच बस गया है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी प्रोटोकॉल ना देने पर एक खातून अफसर का तबादला होने की इतलात सामने आ रही है। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हफ्ते पेशावर का सरकारी दौरा करना था। उनके दफ्तर ने कस्टम्स कलेक्ट्रेट से वज़ीर ख़जाना की प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए हैवी ड्यूटी लग्जरी गाड़ी फराम करने का मुतालबा किया और उनके मुतालबे पर ऐसी गाड़ी फराम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 26 फरवरी को खातून कलेक्टर को बताया गया कि वज़ीर ख़जाना इस गाड़ी में सफ़र करेंगे, लिहाजा इस गाड़ी पर झंडा लगाया जाए, लेकिन ज़राए का कहना है कि खातून अफसर ने झंडा लगाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस बात का बुरा बनाया गया कि गाड़ी पर झंडा क्यों नहीं लगाया गया। इस पर वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन FBR से बात की और चेयरमैन FBR ने वज़ीर ख़जाना के अहकामात पर खातून ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना की ख्वाहिश बिलाखिर पूरी हुई और वो नॉन कस्टम्स पेड गाड़ी पर झंडा लगाकर वहीं पेशावर रवाना हो गए। अब ये वाक़या पाकिस्तानी अशराफिया के माइंडसेट की अक्कासी कर रहा है। अगर प्रोटोकॉल ना दिया जाए तो फिर तबादला या फिर नौकरी से फारिग भी किया। यहाँ एक तासुर बन चुका है कि जो जितना अमीर है उसका उतना ही प्रोटोकॉल होगा, जो जितना बड़ा है उसका उतना प्रोटोकॉल होगा। और कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी के काले शीशे उतारने पर खातून की पुलिस एहलकार से बदतमीज़ी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। वो खातून पुलिस एहलकारों को पुरूर भरे अंदाज में कह रही हैं कि तुम सब बिके हुए हो और मैंने तुम्हें ख़रीदा हुआ है, इसलिए मैं 1 साल से काले शीशे में गाड़ी चला रही हूँ। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।